नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके जल्द रिहाई मिलने और दिल्ली में चुनाव प्रचार करने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। अब पार्टी इसी मुद्दे पर प्रचार करने की अपनी रणनीति का खुलासा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने थोड़ी देर पहले अपना नया कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इसका नारा जेल का जवाब वोट से दिया गया है। इस कैंपेन वाली तस्वीर में केजरीवाल सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही सलाखों के पीछे वाली केजरीवाल की तस्वीर को अपने सभी कार्यक्रम में इस्तेमाल कर रही थी। अब पार्टी ने इसे अपने कैंपेन का भी हिस्सा बना लिया है। यही सलाखों वाली फोटो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रहे हैं। यही सलाखों वाली फोटो अपनी व्हाट्सएप की डीपी लगाई जा रही है और इसी सलाखों वाली फोटो का इस्तेमाल अब चुनावी कैंपेन में भी किया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा कैंपेन केजरीवाल सेंट्रिक बनाने की कोशिश की जा रही है और नारा दिया गया है जेल का जवाब वोट से। ये लोकसभा चुनाव के लिए आपका दूसरा कैंपेन लॉन्च है। इसके पहले केजरीवाल ने गिरफ्तारी से पहले 8 मार्च को आपका कैंपेन लॉन्च किया था। तब आपने संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली और खुशहाल का नारा दिया था, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हालात बदल चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी कैसे जनता के बीच जाएगी, इसके लिए अब आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। यानी कि वो आम आदमी पार्टी जो अपने विकास के कामों का जिक्र किया करती थी, वो आम आदमी पार्टी जो दूसरे राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगाया करती थी कि तमाम राजनीतिक दल व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमते हैं, अब वही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक हो चुकी है। और सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल का जेल जाना आम आदमी पार्टी ने बना लिया है और इसी मुद्दे के जरिए जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी जाएगी। ये आज कैंपेन से साफ हो चुका है। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दफ्तर से सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। भास्कर, सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। पार्टी केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूमेगी और अब उनके जेल जाने से इमोशनल सेंटीमेंट बटोरने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से होगी। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की ये खासियत है कि अपनी कमजोरी को भी वो इस तरह से दर्शाते हैं कि उसका फायदा मिले, वो उनका मजबूत पक्ष दिखे। अरविंद केजरीवाल जेल में है। लोग सवाल उठा रहे थे कि अब कैंपेन कौन करेगा, तो सलाखे के पीछे अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो उसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया गया इस चुनाव में और वही फोटो अब हर जगह छाएगा। वही इस चुनाव का आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब जेल में हैं। उसके बावजूद भी इसको मुद्दा बनाना आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि दिल्ली की जनता और खासकर पंजाब की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको सरकार से जो फायदा मिल रहा है उसके बाद वो ये इस तरह से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से जेल में डाला गया है और इसका फायदा चुनाव में मिल सकता है। इस लिहाज से इसी फोटो को प्रमुखता से चुनाव कैंपेन के रूप में लॉन्च किया गया है। इससे पहले जो चुनाव कैंपेन लॉन्च किया गया था वहां ये कहा गया था कि संसद में अगर अरविंद केजरीवाल होंगे तो दिल्ली में और मजबूती से शासन होगा और मजबूती से काम कर सकते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के इस फोटो को जो सलाखे के पीछे हैं उसको प्रमुखता से चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी ले जाएगी। ये बात पहले से ही तय था कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पे हो रहा है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन उनके जेल में जाने के बाद भी उनका वो फोटो जो दिखाता है कि वो सलाखों के पीछे हैं, उसको प्रमुखता से जनता के बीच लेके आएगी और उसी को मेन फोकस बना दिया जाएगा। ये थोड़ा वक्त लगा है आम आदमी पार्टी को इसमें और अब से कुछ ही देर बाद इसको चुनाव कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा और हर जगह ठीक है। पहला नारा दिया गया था भास्कर, संसद में भी केजरीवाल, दिल्ली और खुशहाल, और अब जो दूसरा नारा दिया गया है वो है जेल का जवाब वोट से। यानी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ये पूरा कैंपेन घूमेगा। ये तो आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है अपने इस कैंपेन लॉन्चिंग से भी। आप बने रहिए भास्कर हमारे साथ। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपना नया कैंपेन लॉन्च किया है तो दूसरी तरफ विधानसभा में जबरदस्त हंगामा मचा है। दिल्ली विधानसभा से बीजेपी विधायकों को मार्शलों की मदद से निकाला गया है। आज विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ। बीजेपी
विधायकों ने हंगामा किया। पानी का मुद्दा आज बीजेपी विधायकों की तरफ से सदन के अंदर उठाया गया। हंगामा जबरदस्त हुआ और इसी बीच मार्शल्स ने कार्रवाई करते हुए विधायकों को बाहर निकाल दिया, यानी कि विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा में जमकर संग्राम चल रहा है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। इसके बाद मार्शल्स की मदद से बीजेपी विधायकों को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी विधायक दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, सभी बाहर जाए, नहीं तो मार्शल्स बाहर करें सभी को। बाहर जाइए, बाहर बैठिए, मार्शल्स बाहर करें, जल्दी करें। नाम लूं, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी, महाजन जी, महावर जी, अभय वर्मा जी, वाजपेयी जी, बाहर करिए। तो एक तरफ अपनी कमजोरी को आम आदमी पार्टी अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को जनता के बीच में अपने नैरेटिव के साथ ले जाने की कोशिश कर रही है। इसलिए जबरदस्त हंगामा सदन और सड़क पर देखने को मिलता है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी सीबीआई एफआईआर की मांग कर रही है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामबीर सिंह बिदूड़ी का कहना है कि कार्रवाई होने तक बीजेपी का यह आंदोलन जारी रहेगा। एक बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा किया गया है। हम सभी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के अंदर इस जल बोर्ड घोटाले पर चर्चा मांगी। चर्चा स्वीकार नहीं हुई, हमको बाहर कर दिया गया। आज हम गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई एफआईआर करे, इस मांग को लेकर आज हम गांधी जी की प्रतिमा पर हम लोग धरना दे रहे हैं। और जब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी, दिल्ली भाजपा विधायक दल अपने आंदोलन को, अपने संघर्ष को विधानसभा के अंदर जारी रखेगा। दिल्ली में जबरदस्त संग्राम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी जो अंतर कला है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। हाल ही में कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर चुके संजय निरुपम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदाताओं को, मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं उनकी बेटी या भाई के बारे में बोलूंगा तो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो पतरा घोटाले में, पतरा चाल घोटाले में पकड़े गए तो पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली है, किसी बिल्डर से पैसे लिया। पत्नी को नहीं लाना चाहिए था इस पूरे घोटाले में, लेकिन उन्होंने किया था। और ये जो घोटाला हुआ है इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। ये मैं आपको पूरा शीट आपके साथ शेयर करूंगा। एक कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिसमें राजीव सालुंखे और सुजीत पाटकर वगैरह हैं जो संजय राउत के पार्टनर माने जाते हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का
कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविड के जमाने में, और इस कंपनी से संजय राउत के परिवार ने और उनके मित्रों ने 1 करोड़ रुपए दलाली के तौर पे लिए। वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसका ब्रांच है परेल ईस्ट में, इस बैंक के खाता नंबर 003111 नहीं, फिर से 00311010001615, इस खाते से उनकी बेटी, जो बेचारी बेगुनाह है, उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, उसको पता भी नहीं होगा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट क्या है। उसने शायद सालुंखे को कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन एमबीए और इंडिया अलायंस के जो पूरे संयोजक बनते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे संजय राउत जी ने अपनी बेटी, जिसका नाम है विदिता संजय राउत, उसके नाम पे चेक से रिश्वत ली है। पहली रिश्वत है 29 मई 2020, यानी 2020 में 29 मई को 3,50,000 रुपए का पेमेंट आता है विदिता के अकाउंट में। 26 जून 2020 को 5 लाख का पेमेंट आता है। 7 अगस्त 2020 को 1,25,000 का आता है उस अकाउंट में, विदिता के अकाउंट में। 20 अगस्त 2020 को 3 लाख रुपए का एक चेक आता है उनके अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरह से उसी दरमियान संजय राउत जी के भाई हैं, सगे भाई हैं, संदीप राजाराम राउत, उनके अकाउंट में 6 अगस्त 2020 को 5 लाख रुपए का एक चेक आता है इस कंपनी से, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के, जिस अकाउंट नंबर को हमने बताया आपको। और 20 अगस्त को 2020 में 1,25,000 रुपए का चेक आता है। इसके अतिरिक्त जो उनके पार्टनर हैं, जो जेल में भी गए हैं 2-3 केसेस में, सुजीत मुकुंद पाटकर संजय राउत के ऑफिशियल पार्टनर हैं, उनके अकाउंट में 15 जुलाई 2020 को 14 लाख रुपए, फिर 5 अगस्त 2020 को फिर 14 लाख रुपए, 29 अक्टूबर 2020 को 10 लाख रुपए, 17 दिसंबर 2020 को 1,90,000 रुपए, और 12 जनवरी 2021 को फिर से 1,90,000 रुपए आते हैं इनके अकाउंट में। ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट है, जो इसके बारे में जब जांच हुई तो पाया गया कि इनको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का, फ्री में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कोविड के जमाने में सबको पता है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, सैलरी नहीं मिल रही थी, दुकानें बंद थी, हाहाकार मचा हुआ था। संजय निरुपम जब से कांग्रेस से अलग हुए हैं तभी से लगातार वो खुलासे कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं, पूरी की पूरी पार्टी बिखरी हुई है, ये आरोप संजय निरुपम लगा चुके हैं। और अब खिचड़ी घोटाले को लेकर न सिर्फ अमोल कीर्तिकर को घेर रहे हैं, बल्कि संजय राउत का नाम भी खुलकर ले रहे हैं यहां पर संजय निरुपम। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी के मैनिफेस्टो के साथ चुनावी रण में उतर चुकी है, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर उसे टारगेट कर रही है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जबरदस्त हमला बोला। नड्डा ने कहा, समझ नहीं आ रहा ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। देश को बांटने और सत्ता के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है,
और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है? कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दे कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे? यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 50% आरक्षण के गैप हटाने का वादा किया है। इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। अब देखिए, 10 दिन बाद लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग होगी, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में जबरदस्त खलबली मची हुई है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी जबरदस्त कंफ्यूजन में है और उसकी कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ में कैंडिडेट्स बदले गए और अब उनकी पार्टी के सीनियर लीडर और चाचा शिवपाल यादव अपने बेटे को टिकट दिए जाने की बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव चाहते हैं कि बदायूं सीट से उनकी जगह पार्टी उनके बेटे आदित्य को कैंडिडेट बनाए। शिवपाल दलील दे रहे हैं कि बदायूं की जनता चाहती है कि किसी यंग कैंडिडेट को पार्टी की तरफ से उतारा जाए। क्या शिवपाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? शिवपाल चुनावी मैदान से दूर क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल है शिवपाल यादव के स्टैंड के बाद। बदायूं में सबसे पहले अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, फिर धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा शिवपाल को मैदान में उतारा गया। अब शिवपाल ये चाह रहे हैं कि बदायूं सीट से उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जाए, यानी कि आदित्य को बदायूं से उम्मीदवार उतारा जाए, बनाया जाए। ये चाचा शिवपाल चाहते हैं। लगातार दबाव बना रहे हैं, लगातार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन आखिर क्यों हो रही है समाजवादी पार्टी में और क्यों शिवपाल यादव चुनावी मैदान से दूरी बनाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। शिवपाल बदायूं सीट से अपने बेटे आदित्य को टिकट देने का समर्थन कर रहे हैं। शिवपाल आदित्य के लिए क्या दलील दे रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। बदायूं से आप बार बार कह रहे हैं कि युवा आना चाहिए, कुछ फाइनल हो पाया अभी? अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है। इसकी घोषणा विधिवत घोषणा कब? यहाँ के लोग तो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ जाएंगे, उनमें नामांकन हो जाएगा। की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी? हाँ, पहुंच गए। अच्छा, कौन सा है बात, रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। तो चाचा ये माना जाए कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए हैं सबकी घोषणा हो जाएगी? सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। तो नॉमिनेशन के लिए कोई दिन तय किया है चाचा आपने? क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले? पंडित जी से पूछ। तो शिवपाल यादव ये दलील दे रहे हैं कि यहाँ के लोग चाहते हैं, यानी कि बदायूं की जनता चाहती है कि कोई युवा मैदान में उतरे और इसीलिए वो आदित्य यादव को चुनाव में उतारने की मांग कर रहे हैं। अब ये फेरबदल पार्टी करती है या नहीं करती है, क्योंकि इससे पहले धर्मेंद्र यादव को बदलकर शिवपाल यादव को बदायूं में लाया गया था। अब ये बड़ा सवाल है। देखिए, बदायूं यूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में सीट पार्टी अपनी सेफ सीट मानकर चल रही है। बदायूं लोकसभा सीट में लगभग 14 लाख मतदाता है। यादव वोटर की संख्या 4 लाख और मुस्लिम वोटर की संख्या 3.5 लाख है। यहां गैर यादव ओबीसी वोटर करीब 2.5 लाख हैं। वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी करीब यहां 2.5 लाख है। इसके अलावा दलित वोटर्स की संख्या 1.25 लाख के आसपास है।
1996 से लेकर 2014 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा, लेकिन 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने जीत हासिल कर एसपी का वर्चस्व तोड़ा। इस लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी जीती है, 5 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। इस बार ये चाहते हैं शिवपाल यादव कि वो अपने बेटे को सेट कर जाएं, यानी कि आदित्य यादव को सेट कर दें। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि क्या बदायूं में समाजवादी पार्टी को अपनी डर का हाथ सता रहा है, इसलिए शिवपाल यादव मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। अब बदायूं में लोकसभा चुनाव में होने वाली टक्कर के बारे में आइए आपको बता देते हैं। बीजेपी ने इस बार संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है और उनके सामने है समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव, जो अभी तक कैंडिडेट हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान शिवपाल यादव दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद एन मौके पर शिवपाल यादव का टिकट बदलकर उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, क्या वजह समझ में आती है? 2 बार यहां के टिकट बदले जा चुके हैं, धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया। अब शिवपाल यादव क्यों चाहते हैं कि उनके बेटे यहां से मैदान में उतरे? देखिए, वैसे तो शिवपाल यादव से आप बात करेंगे, उनके करीबियों से बात करेंगे तो उनका तो यही कहना है कि जो बदायूं के यंग लोग हैं, जो यंग कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि यंग ब्लड आ गया है, जो नौजवान हैं उनको मौका दिया जाए। लेकिन अंदर की बात ये है कि शिवपाल यादव चाहते नहीं हैं ये चुनाव लड़ना, और वो चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले जिससे उसका एक तरह से करियर बन पाए। क्योंकि आप देखेंगे कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार आई थी, तब शिवपाल यादव बहुत पावरफुल हुआ करते थे पार्टी में, लेकिन तब आदित्य यादव को लॉन्च करने का टाइम नहीं था। फिर 14 के चुनाव में भी नहीं टाइम था, 2017 आया तो चाचा भतीजे में रिश्ते अच्छे नहीं थे, 2019 में भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो आदित्य यादव जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनका एक तरह का करियर बन जाए, पॉलिटिकल करियर बन जाए, तो उनको वो टिकट देना चाहते हैं। बदायूं में आपने बताई दिया किस तरह के समीकरण जो है समाजवादी पार्टी के फेवर में है। तो शिवपाल यादव को ये लग रहा है, पहले अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन उसको बदला क्योंकि सलीम शेरवानी वहाँ पर 4 बार सपा के MP रहे हैं और 1 बार वो कांग्रेस से जीते थे, 5 बार के सांसद हैं। पिछली बार उनकी नाराजगी से नुकसान हुआ था, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। इस बार सलीम शेरवानी ने चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव के अच्छे रिश्ते हैं सलीम शेरवानी से, अगर शिवपाल खड़े होंगे तो सलीम शेरवानी विरोध में नहीं जाएंगे, तो वो मैनेजमेंट किया गया था। लेकिन अब शिवपाल, उनके जो सोर्स हैं, करीबी हैं, उनका कहना है कि शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। आखिरी समय पे अखिलेश यादव से बात हो गई है, टिकट उनके बेटे को ही मिलेगा। और समाजवादी पार्टी जो MY समीकरण बदायूं में लेके चल रही है, तो अब बीजेपी भी कह रही कि हमारे पास भी MY है, MY यानी मोदी और योगी। तो अब दोनों में वहाँ टक्कर होगी। अब देखिए वहाँ किसकी जीत होती है, अभी तो टिकट ही नहीं है। गढ़ है बदायूं और शिवपाल यादव चाहते हैं कि उस गढ़ से अपने बेटे को कम से कम सेट कर दें और इसीलिए आदित्य यादव को चुनाव में उतारने की मांग लगातार की जा रही है। रुचि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सिर्फ सीटों पर अदला बदली नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी, बल्कि अखिलेश यादव एक लाइन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बल पर अपने मुस्लिम वोट को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में यूपी के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव उनके घर गए, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मुख्तार को जेल में जहर देने का आरोप लगाया। अखिलेश इस साजिश में रूस के एंगल को लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि क्या रूस में विपक्षी नेता को जेल में जहर नहीं दिया गया था? अखिलेश कल मुख्तार अंसारी के घर वालों से मिलने गाजीपुर गए थे। घर के अंदर उन्होंने मुख्तार के भाई और बेटे के साथ फोटो खिंचाई, सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया। उसके बाद जब मीडिया से बात करने सामने आए तो एंटी इंडिया की लाइन लेने लग गए। कनाडा और अमेरिका में हुई हत्याओं का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठा दिया। मुख्तार से सहानुभूति अखिलेश यादव की साफ तौर पर समझ में आ रही है, लेकिन इस सहानुभूति में एंटी इंडिया लाइन आकर अखिलेश यादव क्यों ले रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले अखिलेश यादव को इससे कितना फायदा होगा, ये सवाल है। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कौन मानेगा कि मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल थी। इसके बाद उन्होंने रूस की जेल में विपक्षी नेता को जहर देने का मुद्दा उठाया। दरअसल कुछ समय पहले रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की जेल में मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि उसे जहर दिया गया था। इसके बाद अखिलेश ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया और कहा कि क्या कनाडा के पीएम ने भारत पर उसकी हत्या का आरोप नहीं लगाया था। फिर अखिलेश ने पूछा कि क्या भारत सरकार ने अमेरिका में एक आतंकी को मारने के लिए सुपारी नहीं दी थी।
तो ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर देश के शौर्य की चर्चा होती है। उन्हीं मुद्दों को मुख्तार से जोड़कर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब कुछ राजनीतिक ओतप्रोत की वजह से हुआ है। आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है?